तो वो हम उस दिन कहाँ तक पढ़ा दिए हुए थे। अब लघु तरीय क्वेश्चन से हमको करवाना था। क्या चीज था? लघु तरीय क्वेश्चन। आप लोग एक छोटा सा कॉपी खोल लीजिए, ठीक है, पेन निकाल लीजिए, एक पॉइंट जो बोलते जाएंगे उसको नोट करते जाना है। हमने बताया था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुख्यतः टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन, ठीक है, जो कि हमको भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक, भोजन की क्रिया कहां से शुरू, भोजन की जो पाचन की क्रिया है वो कहां से शुरू होती है? मुख से। कहां से शुरू होती है? चलो, पिछला क्लास में हमने बताया था, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, डिस्टर्ब होता है इससे क्लास, ठीक है। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक है। कुछ पीछे वाला हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए, वो हमने बताया था कि सबसे हमारे आहार नाल की सबसे लंबे भाग कौन होता है? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 से 6 मीटर होती है ना, हमने बताया था ना। और पूरा आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, काहे? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं बुआ, ठीक है। उसके बाद अमीबा जो है भोजन किससे पकड़ता है? कूट पात से पकड़ता है, ठीक। उसके बाद है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, वाह, वेरी गुड। अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पौधे का पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पौधे के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है ना। चलो अब आगे बढ़े। पहला मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो देखेंगे, लार में उपस्थित एमाइलेज भोजन के अणुओं में विघटित होकर स्टार्च के जटिल अणुओं को जलासन की प्रक्रिया द्वारा सरल शर्करा अणुओं में माल्टेज में बदल देता है, ठीक है। इसी के कारण जो होता है भोजन जो है पाचन होना शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। लिख लेंगे, भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। लिखवाए थे? ठीक है, कोई बात नहीं, लिखते जाओ। हमने यह भी बताया था कि शाकाहारी जो जंतु होते हैं उसका जो आहार नाल होता है, आहार नाल की लंबाई कितना होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। और जो मांसाहारी होते हैं उसका आहार नाल छोटा होता है, ठीक। अब देखेंगे शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों से क्या होती है? लंबी क्यों होती है? ठीक, लंबी क्यों होती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, शाकाहारी जीव द्वारा शाक पात के रूप में लिया गया भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा होती है अधिक? सेलुलोज की। सेलुलोज का पाचन मांस की तुलना में जटिल होता है, यानी शाकाहारी जो भोजन करते हैं उनका पाचन जो होता है वह जटिल होता है, ठीक है, जो मांस की तुलना में जटिल होता है। इसलिए शाकाहारी जीवों की छोटी आंत अधिक लंबी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि शाकाहारी जंतुओं की जो शाकाहारी जीवों के छोटी आंत अधिक लंबी क्यों होती है? तो उसमें जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज के कारण जो होता है, जो हरे साग सब्जी को पचाना थोड़ा जटिल होता है। मांस की तुलना में हरे साग सब्जी को पचाना थोड़ा जटिल होता है, जिसके कारण हमको छोटी आंत जो है लंबी होती है। मनुष्य को हो जाए चाहे जीव जंतुओं के हो जाए, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, ठीक है। मनुष्य तो सर्वाहारी होता है, ऐसे जीव जो शाकाहारी हो, ठीक है। अब अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण, भोजन का पाचन कैसे होता है, यह क्वेश्चन है। अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण कूट पात द्वारा होता है, ठीक है। बताए थे अमीबा में जो भोजन जो होता है, भोजन ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूट पात के द्वारा होता है। भोजन के कणों को पूरी तरह घेर कर एक संरचना बना देता है ना। अमीबा जो होता है वह घेर के क्या कर देता है? एक संरचना का निर्माण करता है। संग्रहित हो जाने पर फल स्वरूप होता है भोजन रसधानी में अंतर्गत भोजन का
पाचन होता है। पाचन के बाद भोजन रसधानी से अवशोषित होकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है और पूरे अमीबा के शरीर में वितरित हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से अमीबा में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। अब पोषण की परिभाषा, पोषण, पोषण क्या होता है? देखेंगे भैया, पोषण सजीवों में वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए होने वाले उपापचयी क्रियाओं को संपादन में खर्च होने वाली जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु उनके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी कि उपयोग कैसे करते हैं? हम लोग भोजन करते हैं, भोजन से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा को हम खपत क्या करते हैं? कुछ काम दाम करते हैं तो उससे क्या होता है? ऊर्जा खपत होता है। पुनः हमको किस चीज की आवश्यकता होता है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि पोषक तत्व भोजन से हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे दाल से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। हरे साग सब्जी से क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। दूध से क्या मिलता है? पूरे पोषक तत्व मिलते हैं। दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। लिख लेना, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 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 हाँ, बाकी जितने भी सभी चीज है दूध में पोषक तत्व पाए जाते हैं विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है, अब देखेंगे बुआ, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण तुम लोग तो आसानी से लिख सकते हो। पोषण, श्वसन, वृद्धि और जनन, जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। सजीवों के 4 लक्षण क्या है? तो सांस लेना, स्थान परिवर्तन करना, ठीक है, उसके बाद जनन, वृद्धि, ये सब सजीव के बहुत सारे लक्षण होते हैं। 4 को लिखना है तो आसान से लिख सकते हो तुम लोग। इसके बाद कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? सजीवों में श्वसन प्रक्रम का पाया जाना इसके सजीव होने का एक मुख्य मापदंड है। श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे में हम लोग लेते हैं क्या? ऑक्सीजन, छोड़ते हैं क्या? यह सजीवों का एक बहुत बड़ा लक्षण है। कोई भी जीव हो वह सांस लेता ही लेता है। ठीक है, कोई भी जीव हो जो सजीव है वह सांस श्वसन की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें? मापदंड के लिए क्या होगा? तो श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन। उसके बाद अगला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोफिल में ही क्यों होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं ना, 4 कौन कौन होते हैं? सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, 4 वो तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल में ही सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा को ट्रैप कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं की क्षमता विद्वान होती है। यानी कि सूर्य का जो तुम लोग काहे डिस्टर्ब करते हो क्लास को? जरूरी था जाना तुम लोग को। ठीक है रे, सब डरा जाएगा, कॉट उठ नहीं होता है। चलो पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है पौधों में हो गया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के सचित्र वर्णन करने के लिए होता है। तो देख लो, इस प्रकार से क्लोरोफिल, जल स्थिरीकरण होता है ग्लूकोज में, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद पौधे विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है, चित्र बना के इसको दर्शाना होता है। तो जो जो चीज जरूरत पड़ता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 4 चीज का जरूरत होता है, उसको लिख देंगे, एक चित्र बना देंगे और दर्शा देंगे, बस उतना कर देंगे। क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें तो हम इस प्रकार से इसको वर्णन कर सकते हैं। वर्णन करें तो जूम क्या करना है इसमें? देख लो, इस प्रकार से एक सूर्य बना देना है, सौर ऊर्जा वहां से मिल रहा है, उसके बाद क्लोरोफिल, जल,
ग्लूकोज, ऑक्सीजन, बस इतना ऐसा है, वो बना देना है। पत्ती का वो चित्र बना देना है और उसमें कर देना है, बस बता देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख देंगे। ठीक है, देख लो प्रीवियस में क्या था लास्ट। क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण सूत्र लिखे। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है वो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण और सूत्र लिखे। यह 5 नंबर के लिए है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक, देखेंगे हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले कौन करता है? हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश तथा पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु CO2 तथा जल से जटिल कार्बनिक अणु का कार्बोहाइड्रेट मूलतः ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, C6CO2 प्लस 12H2O से क्या बनाता है? सूर्य के प्रकाश लेके और क्लोरोफिल लेके C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन गैस जो होता है वह मुक्त होता है। बताए थे हम पिछले क्लास में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा गैस है? कितना है? उसके बाद कौन है? कितना प्रतिशत है? 21%। याद कर लेना वो। ऑक्सीजन पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21%। लिख लो, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। देखो वो क्वेश्चन है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्ती जो होता है उसको प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? ठीक, तो चूंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भाग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होता है, जो मुख्यतः पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पिंजी पैरेन्काइमा में भरे जाते हैं। अब पूछेगा कि पत्तियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पैरेन्काइमा। पत्तियों में पैरेन्काइमा उत्तक पाया जाता है, लिख लेना। पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा में भरे रहते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। लिख लेना हुआ, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। हाँ, और प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। संश्लेषी अंगक कहते हैं। देखो हुआ क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन
पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? आहार नाल, इससे संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आहार नाल। मनुष्य के पाचन जो है, पाचन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? आहार नाल। आहार नाल के अंतर्गत छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, ठीक है, जितने भी आते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं? आहार नाल के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए आहार नाल के ही द्वारा क्या होता है? पाचन तंत्र करवाया जाता है। किसके द्वारा होता है? आहार नाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राणी संपोषण किन किन क्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है? प्राणी संपोषण जानते हो, बुआ बताया थे प्राणी संपोषण के बारे में। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है, जिसमें ये अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं एवं पूरी क्रिया अंतर्गत पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिष्करण जैसे प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। प्राणी संपोषण हम बताए थे, जब पढ़ाए थे तब बहिष्करण क्या है बताए थे, उसके बाद बहिष्करण भी बताए थे, स्वांगीकरण भी बताए थे, अवशोषण भी बताए थे। अवशोषण कोई चीज को जैसे हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उसके बाद स्वांगीकरण वह हमारे शरीर में जाता है, घुल मिल जाता है जो भी चीज है, और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको हम क्या करते हैं? बहिष्करण कर देते हैं। ठीक है, जैसे में हम पानी को पीते हैं, पानी हमारे पेट में आता है, जितना जरूरत है उतना रह जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको बहिष्करण पेशाब के रूप में निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है? इसके उपोत्पाद क्या है? देखो, हुआ स्वपोषण के लिए सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति एवं पादप जड़ों द्वारा भूमिगत जल का अवशोषण प्रमुख परिस्थितियां है। स्वपोषण का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन है, यानी उत्पाद के रूप में हम बताए हैं अभी, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन गैस होता है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो स्वपोषण कौन करता है? हरे पेड़ पौधे करते हैं। हरे पेड़ पौधे क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक, अगला आगे है, इसमें क्या नहीं है, नेक्स्ट पेज। परजीवी पोषण क्या है? देखेंगे बुआ, परजीवी पोषण क्या है? परजीवी किस प्रकार अन्य जीवों पर अपने पोषण हेतु आश्रित रहते हैं। परजीवी जानते हो तुम लोग? अब देख लो, जैसे मच्छर तुम्हारा खून चूसता है, हम किस पे निर्भर है? मनुष्य पर। किसका खून चूसता है? जीव जंतु का, मनुष्य का। ठीक है, तुम्हारे शरीर के माथा में ढील लड़की लोग के होता है, हाँ, ठीक है, ढील, वो सब क्या है? परजीवी होते हैं। जू जिसको बोलते हैं, जू उसी को ना बोलते हैं, ढीले को ना बोलते हैं जू, जोक। ठीक है, देखो यहाँ पे है बुआ, वे जीव, देखो वे जीव जो अन्य जीवों पर अपने भोजन हेतु आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। अगर पूछेगा परजीवी पोषण या परजीवी क्या होता है, तो वे जीव जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मलेरिया परजीवी जो अपना भोजन के लिए मच्छर एवं मनुष्य पर आधारित आश्रित रहते हैं। मलेरिया का जो परजीवी होता है वह मच्छर के द्वारा फैलता है ना, मच्छर के द्वारा फैलता है। कौन मच्छर काटने से मलेरिया होता है? डेंगू मच्छर, डेंगू तो रोग होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, नोट कर लो। मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। हाँ, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एक बार लिख लेना, डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। सब मादे रहेगा वो कर थोड़े निश्चित है। डेंगू एंडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। एंडीज में थोड़े दोनों आ जाएगा। एंडीज डेंगू जो होता है वह एंडीज मच्छर के काटने होता है, और मलेरिया जो होता है वह मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू किसमें होता है? एंडीज।
डेंगू जो होता है किससे होता है? एंडीज मच्छर के काटने से होता है। नोट करते जाइएगा, ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ब्रूनस ग्रंथि कहां पाई जाती है तथा इसके स्राव को क्या कहते हैं? ब्रूनस ग्रंथि, ब्रूनस ग्रंथि डिओडियम और इलियम में पाई जाती है। इससे निकलने वाला स्राव को आंतरस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरस कहते हैं। अब पैरामीशियम में भोजन कोशिका मुख तक कैसे पहुंचता है? पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम का नाम सुने हो ना? यह कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। पैरामीशियम में अपने भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होकर होता है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है, लड़की लोग चुप रहो, लड़का लोग तुम भी। पैरामीशियम में भोजन किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख के द्वारा होता है। उसका शरीर सिलिया द्वारा बका होता है, ढका रहता है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ढका रहता है, और इससे लगातार होने वाली गति भोजन को कोशिका मुख की ओर ले जाती है। अब जैसे में हम दिखाते हैं तुमको पैरामीशियम, पैरामीशियम का चित्र दिखा रहे हैं। देखो वो यही होता है पैरामीशियम, सिलिया से ढका हुआ है ना, अभी बता नाम, यही सिलिया से ढका हुआ रहता है, इसका जो शरीर होता है वह, हाँ, ठीक है, सिलिया से ढका हुआ रहता है, और यही पैरामीशियम का चित्र है, देख सकते हैं आप लोग। चलो जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रसों का नाम लिखे। जठर ग्रंथियों से जो रस स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। जठर ग्रंथियों से जो स्रावित होता है वह जठर रस होता है, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, म्यूकस तथा, इसको लिख लो, हुआ जठर ग्रंथियों से जो स्रावित होता है उसको जठर रस कहते हैं, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, म्यूकस या तथा पेप्सिनोजेन, इसको लिख लो बुआ, ये बोला। हाँ, एक लाइन ऐड कर लेना, जठर रस भी होता है, उसको जठर रस कहते हैं। यह क्लास यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जो अभी चल रहा है ना, यह क्लास यूट्यूब पर भी मिलेगा।
उस समय घूम गया था पूरा। अच्छा कोई बात नहीं है, कला काट के हटाएंगे, कोई बात नहीं है, वो जोड़ देंगे। तुम लोग भी देखना है तो कहेगा कि भूत आ गया था उसको। चलो वह देखेंगे। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वह पोषण पद्धति जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संपोषित न करके अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वह एक तरह से दूसरों पे आश्रित रहते हैं, वह क्या जाते हैं? विषम पोषी। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल वर्णक, जल तथा सूरज का प्रकाश है। यह चार को हम बता दिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और सूरज का प्रकाश। पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अवशोषण गैस का अवशोषण पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के सहायता से करते हैं। पौधे देखो रंध्र होता है, पत्तियों में क्या होता है? रंध्र होता है। श्वास लेने के लिए रंध्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। लिख लेंगे। हाँ, रंध्र जो होता है उसको कहते हैं। पौधे जो सांस लेते हैं उसको किससे सांस लेते हैं? स्टोमाटा से लेते हैं। ठीक है, रंध्र होता है, रंध्र को कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं? हाँ, देखो क्लोरोफिल में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। पौधे जड़ द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करके तथा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं? भूमि से जल। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वही चीज है, पोषण वाला है पूरा। पोषण लिख लीजिए वो वाला क्वेश्चन। पोषण क्या है? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। लिख लीजिए ये वाला। हाँ, ये वाला घर से बनाना है आप लोग को। पोषण क्या है? जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? स्वपोषण, परपोषण ना। चलो बहुत बढ़िया। पोषण क्या है? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। हाँ, पिछला में दिन होमवर्क दिए थे कुछ। छोड़िए क्या है, ये चैप्टर समाप्त होगा। इसका जितना ऑब्जेक्टिव होगा वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक एक दिन मार भी लगेगा। ऑब्जेक्टिव पूरा सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो उस दिन हम पीटेंगे। अब इसी में ऑब्जेक्टिव मिलेगा सब। देखो ना, अभी आगे बढ़ेंगे तब देखो पूर्ण रूप से यह बताया हुआ है। उसके अगला क्वेश्चन है, अमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित पदार्थों का नाम एवं उनके कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, लिख लेंगे भी क्वेश्चन। अमाशय की अमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित पदार्थों के नाम एवं उनके कार्यों का उल्लेख करें। वीडियो पॉज कर दो।